हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एंग्लो कार्नाटिक वॉर। तो अब जब हमारे ब्रिटिश आते हैं, फ्रेंच होते हैं, तो उनके बीच में बहुत सारी वॉर चल रही थी। तो अब उसमें से जो एक वॉर हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज एंग्लो कार्नाटिक वॉर। ओके, तो एंग्लो कार्नाटिक वॉर जो थी वो किसके बीच में लड़ी गई थी? वो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ी गई थी। तो अगर मैं एंग्लो कार्नाटिक वॉर की बात करूं तो इट वाज बिटवीन ब्रिटिश एंड दी फ्रेंच। नाउ अगर मैं इसके प्रीफेस की बात करूं तो एंग्लो कार्नाटिक वॉर जो था, ये बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या था? टू इस्टेब्लिश पॉलिटिकल एंड कमर्शियल सुप्रीमेसी इन द कार्नाटिक रीजन। तो पॉलिटिकल भी वो करना चाहते थे और कमर्शियल सुप्रीमेसी भी करना चाहते थे इन द कार्नाटिक रीजन। एंड इसके साथ साथ क्या होता है कि जो इंडियन रूलर्स होते हैं, जो लोकल इंडियन रूलर्स होते हैं, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इस वॉर में। और फिर वहां पे बहुत सारी हमारी वॉर्स देखने को मिलती है बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच, एंड हमारे कुछ लोकल रूलर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। नाउ अगर मैं रीजंस की बात करूं कि एंग्लो कार्नाटिक वॉर हुई क्यों थी, तो सबसे पहला जो रीजन था, जो राइवलरी थी बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज, वो उनकी राइवलरीज यूरोप से चल रही थी, जो कि उनकी कॉलोनीज में भी दिखने को शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद वो पॉलिटिकल कंट्रोल करना चाहते थे अलॉन्ग विद ट्रेड मोनोपोली। तो उनका ट्रेड पे तो मोनोपोली करना ही चाहते थे, साथ में वो पॉलिटिकल कंट्रोल भी चाहते थे ओवर दीज कॉलोनीज। देन उसके बाद जो मुगल एम्पायर था वो वीक हो रहा था, जिसकी वजह से रीजनल पावर्स आगे आ रही थी। तो उस रेस में ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो ये फ्रेंच और इंग्लिश थे वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते थे। और यूरोपियन वॉर्स, जो उनकी खुद की वॉर चल रही थी, फॉर एग्जांपल वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन और 7 ईयर वॉर, वो उनकी कॉलोनीज में भी एक्सटेंड हो जाती है। एंड यूज ऑफ इंडियन रूलर्स एंड सक्सेशन डिस्प्यूट फॉर पर्सनल गेन्स, और इंडियन रूलर्स और को यूज करना, उनके डिस्प्यूट को यूज करना फॉर देयर पर्सनल गेन, ये भी एक रीजन रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेजेस। अब हम इसकी फेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट एंग्लो कार्नाटिक वॉर विच वाज फॉट बिटवीन 1746 टू 1748, और ये एंड कैसे होता है? ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से 1748 में। देन सेकेंड एंग्लो कार्नाटिक वॉर विच फॉट बिटवीन 1749 टू 1754, और जो कि एंड होता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से 1754। एंड थर्ड एंग्लो कार्नाटिक वॉर 1756 टू 1763, एंड एंड किससे होता है? ट्रीटी ऑफ पेरिस से। एंड नाउ लेट्स कवर देम वन बाय वन। तो हम इनको अब कवर करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंग्लो कार्नाटिक वॉर के बारे में बात करते हैं। तो जो अगर हम फर्स्ट एंग्लो कार्नाटिक वॉर की बात करें तो बेसिकली यूरोप में इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, और जो वहां का जो झगड़ा होता है वो इंडिया तक भी पहुंच जाता है, उनकी कॉलोनीज में भी वो झगड़ा पहुंच जाता है। और दिस यूरोपियन वॉर स्प्रेड टू इंडिया। तो ये वॉर इंडिया तक आ जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि 1745 में, यहाँ पे एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगी कि 1745 में जो ब्रिटिश नेवल पावर थी अंडर बर्नेट, उन्होंने कैप्चर कर ली थी फ्रेंच शिप। और इन रिटेलिएशन जो फ्रेंच गवर्नर जोसेफ डुप्लेक्स थे, उन्होंने प्लान किया टू अटैक ऑन ब्रिटिश। उन्होंने प्लान क्या किया? टू अटैक ऑन अटैक मद्रास बेसिकली। एंड इसके बाद 1746 में उन्होंने अटैक किया एंड कैप्चर कर लिया मद्रास फ्रॉम द ब्रिटिश। अब तो अपना कंट्रोल उनके ऊपर करने के लिए, मतलब फ्रेंच अपना कंट्रोल ब्रिटिश के ऊपर करने के लिए उन्होंने नवाब ऑफ कर्नाटक से हेल्प मांगी। ठीक है, अनवरुद्दीन से हेल्प मांगी, बट उन्होंने जो बहुत सारी शर्तें रखी, और जो फ्रेंच थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द अनवरुद्दीन। अब उनके बीच में भी वॉर होती है, फ्रेंच और अनवरुद्दीन के बीच में भी वॉर होती है, और उसके अंदर फ्रेंच जीत जाती है। और यहाँ से फ्रेंच और ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है
कि जो ये हमारे रीजनल रूलर्स हैं वो काफी वीक हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो फ्रेंच जीत जाते हैं एंड दिस शोड द यूरोपियन आर्मीज वर मोर स्ट्रॉन्गर देन द इंडियन आर्मीज। एंड उसके बाद जो ब्रिटिश है वो कैप्चर्ड करता है फ्रेंच सेटलमेंट पौंडीचेरी बट कुड नॉट होल्ड इट। फिर उसके बाद क्या होता है कि यूरोप में जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन होता है वहां पे ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल साइन की जाती है 1748 में, और यहाँ पे फिर ये जो वॉर होती है वो शांत हो जाती है, और अंडर दिस ट्रीटी जो मद्रास था वो रिटर्न बैक टू द ब्रिटिश कर दिया जाता है और पौंडीचेरी वेंट बैक टू द फ्रेंच, और पौंडीचेरी फ्रेंच के पास चली जाती है। तो रिजल्ट ऑफ द वॉर क्या रहा? नो क्लियर विनर, लेकिन बोथ साइड को समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री पावर, और उनको पता भी चला कि जो इंडियंस हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है टू हैंडल देम। ओके, तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट एंग्लो कार्नाटिक वॉर खत्म होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड एंग्लो कार्नाटिक वॉर। तो जो सेकेंड एंग्लो कार्नाटिक वॉर था उसका कॉज क्या था? उसके बहुत सारे कॉजेस थे जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले अब दो जगह हैदराबाद और एक सेकेंड मैं यहाँ पे पॉइंट वो ले लेती हूँ। तो सबसे पहले हमारा हैदराबाद आता है। हैदराबाद में जो नवाब ऑफ कर्नाटक और जो निजाम ऑफ हैदराबाद होते हैं, जो कि निजाम उल मुल्क असफ जाह वन, निजाम जो थे उनके जो सन थे नसीर जंग एंड उनके जो ग्रैंडसन थे मुजफ्फर जंग। सॉरी आई डोंट हैव लाइक आज मेरे पास वो नहीं है। ओके, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग। ओके, तो निजाम हैदराबाद में जो निजाम थे वो उनकी डेथ होती है और उनके सन थे नसीर जंग और उनके ग्रैंडसन थे मुजफ्फर जंग। अब उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू होता है फॉर लाइक कौन किसको गद्दी मिलेगी, इसके लिए होता है। और अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हमारे अनवरुद्दीन थे, अनवरुद्दीन एंड चंदा साहिब। Okay, my handwriting is not that good. अनवरुद्दीन एंड चंदा साहिब, इनके बीच में चल रहा था, चंदा साहिब के बीच में चल रहा था। एंड अगर आपको देखना है कि हेल्प किसने किसकी की, तो मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब की हेल्प किसने की थी? फ्रेंच ने की थी। इनकी हेल्प फ्रेंच ने की थी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नवाब ऑफ कर्नाटक एंड निजाम ऑफ हैदराबाद डाइड मतलब उनकी डेथ हो जाती है। फिर सक्सेशन स्ट्रगल बिगिन इन बोथ रीजन। तो अब सक्सेशन की होड़ लगी होती है। जो फ्रेंच थे वो सपोर्ट कर रहे थे चंदा साहिब को इन कर्नाटक एंड मुजफ्फर जंग इन हैदराबाद, और जो ब्रिटिश थे वो सपोर्ट कर रहे थे मोहम्मद अली इन कर्नाटक। तो मोहम्मद अली इन कर्नाटक में सपोर्ट कर रहे थे। नाउ जो मेजर इवेंट्स रहे, फ्रेंच फोर्सेस हेल्प चंदा साहिब डिफीट एंड किल अनवरुद्दीन। तो जो फ्रेंच जो थे वो हेल्प कर रहे थे चंदा साहिब को, एंड उन्होंने क्या किया, उनकी हेल्प की वजह से, फ्रेंच की हेल्प की वजह से चंदा साहिब जीत जाते हैं एंड उन्होंने डिफीट एंड किल कर दिया अनवरुद्दीन को। तो अनवरुद्दीन की डेथ हो जाती है। अब चंदा साहिब को डिक्लेयर कर दिया जाता है नवाब ऑफ कर्नाटक कर दिया जाता है। और जो मोहम्मद अली होते हैं वो बेटे होते हैं आपके अनवरुद्दीन के, द सन ऑफ अनवरुद्दीन, वो एस्केप करते हैं टू त्रिचनपोली। अब वहां पे जो यंग ब्रिटिश ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने प्लान किया एक बोल्ड मूव। उन्होंने क्या बोला कि हम एक काम करते हैं, हम अटैक करते हैं आरकोट पे, द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। ओके, अभी सब बिजी है, मतलब जीत की वो हो रखी है, अभी सब कर्नाटक कैपिटल। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे, मोहम्मद अली सन ऑफ अनवरुद्दीन
मैं यहाँ पे दोबारा बताती हूँ। जो मोहम्मद अली थे, सन ऑफ अनवरुद्दीन, वो फ्लेड टू त्रिचनपॉली थे, जहाँ के वो गवर्नर भी थे। एंड रॉबर्ट क्लाइव, अ यंग क्लर्क इन कंपनी, प्रपोज अटैक एट आरकॉट, कार्नाटिक कैपिटल, क्योंकि बोथ डुप्लेक्स एंड चंदा साहिब वो त्रिचनपॉली में बिजी थे। तो जो विद 200 इंग्लिश एंड 300 इंडियन सोल्जर, उन्होंने डिफीट कर दिया फ्रांस की आर्मी को एंड चंदा साहिब को। एंड चंदा साहिब वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड। तो यहाँ पे चंदा साहिब, ये जो सरप्राइज अटैक हुआ उसकी वजह से चंदा साहिब हार जाते हैं। वो वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड एंड फ्रेंच इन्फ्लुएंस डिक्लाइन आफ्टर दिस। और जो फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस होता है वो डिक्लाइन हो जाता है आफ्टर दिस। एंड एंड ऑफ द वॉर इन 1754 द वॉर एंडेड। अब ये वॉर एंड होती है और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी वाज साइन। अब मोहम्मद अली वॉज रिकॉग्नाइज एज नवाब ऑफ कर्नाटक। और मोहम्मद अली क्या होते हैं? रिकॉग्नाइज एज नवाब ऑफ कर्नाटक। तो ये तो आपका इसमें होता है। और मैं अगर हैदराबाद की बात करूं तो वहां पे हैदराबाद में क्या होता है कि नसीर जंग जो होते हैं वो किल्ड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं एंड मुजफ्फर जंग को निजाम बना दिया जाता है। एंड बट एक्सीडेंटली क्या होता है कि वो भी जब वो अपने टुवर्ड्स द कैपिटल जा रहे होते हैं, जो मुजफ्फर जंग, सॉरी, हाँ, मुजफ्फर जंग जब जा रहे होते हैं टुवर्ड्स इट्स कैपिटल, तो उनकी भी डेथ हो जाती है। एंड जो बूसी ने जो फ्रेंच ऑफिसर थे, उन्होंने सलाबत जंग को, थर्ड सन को ग्रांटेड कर दिया नर्दन सरकार। ओके, तो ये हमारा सेकेंड एंग्लो कार्नाटिक वॉर है। एंड result of the second war, British emerged as the real winners. Robert Clive became famous and French political influence was badly damaged. Now let's talk about third Anglo-Carnatic War. अब हम थर्ड Anglo-Carnatic War के बारे में बात करते हैं। तो इन यूरोप 7 years war started between England and France. तो यूरोप में जो 7 years war चल रही थी बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। एंड अगेन जो राइवलरी होती है वो स्प्रेड हो जाती है इंडिया में। जो मेजर इवेंट्स होते हैं, जो ब्रिटिश वर लेड बाय सर अय्यरकूट। अब जो ब्रिटिश होती है वो लेड होती है बाय द सर अय्यरकूट, और जो फ्रेंच होती है वो लेड बाय होती है काउंट डी लेली। अब 1760 में उनका जो बैटल होता है, बैटल ऑफ वेंडी वॉश, वो लड़ा जाता है एंड ब्रिटिश वॉन अ क्लियर एंड फाइनल विक्ट्री। अब जो ब्रिटिश होते हैं उसमें वो जीत जाते हैं 1 by 1। जो फ्रेंच होते हैं वो हार जाते हैं। और बाय 1761 पौंडीचेरी वॉज कैप्चर्ड। जो पौंडीचेरी होता है वो कैप्चर कर लिया जाता है बाय द ब्रिटिश। एंड एंड ऑफ द वॉर कैसे होती है? इन 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस वो साइन की जाती है। द फ्रेंच गॉट बैक देयर ट्रेडिंग सेंटर्स बट दे कुड नॉट कीप आर्मीज। तो उनको अपने ट्रेडिंग सेंटर तो मिलते हैं लेकिन वो आर्मीज नहीं रख सकते हैं और वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। और रिजल्ट ऑफ थर्ड वॉर क्या होता है कि एंड ऑफ फ्रेंच पॉलिटिकल एम्बिशन इन इंडिया। जो उनका एम्बिशन होता है वो खत्म हो जाता है और ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम पावर इन इंडिया। तो जो ब्रिटिश होते हैं वो सुप्रीम पावर बन जाते हैं इंडिया में। तो एंग्लो कार्नाटिक वॉर जो था, उनका सिर्फ ट्रेडिंग सेटलमेंट नहीं था, वो चाहते थे कि उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो, जिसकी वजह से काफी सारी वॉर लड़ी जाती है। और इन सारी वॉर्स में जो ब्रिटिश होती है वो इमर्ज होती है एज सुप्रीम यूरोपियन पावर इन इंडिया। तो ये हमारा इसका इवेल्युएशन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। अगर if you are having any question, then you can comment in the chat box, comment box, and share, like and subscribe. Thank you so much.